नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जसपुर विधायक आदेश चौहान का पूर्व विधायक पर पलटवार। हल्द्वानी में प्रभु श्री राम की भव्य बारात। लालकुआं में प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की संदिग्ध मौत, परिजनों का हंगामा। खटीमा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर बहुउद्देशीय शिविर। लोहाघाट में 25वां मां दुर्गा महोत्सव, विधायक ने किया शुभारंभ। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्ला बोल। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, पखवाड़ा में मिला बड़ा लाभ। भर्ती परीक्षा पेपर लीक पर खटीमा में फूटा गुस्सा, हुआ पुतला दहन। रामनगर में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन, किया पुतला दहन। कमिश्नर दीपक रावत का निरीक्षण। तहसील की व्यवस्थाओं पर लगी फटकार। चंपावत में भर्ती पेपर लीक, युवाओं का सड़क पर आक्रोश। राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम। रुद्रपुर इंदिरा चौक से मेट्रो सिटी मॉल तक सड़क चौड़ीकरण का सर्वे। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। जसपुर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आज कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक पर सीधा हमला बोला। विधायक चौहान ने कहा वह खुले मंच पर बहस करने को तैयार हैं। स्टेडियम और विकास कार्यों को लेकर पूर्व विधायक के दावों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, अगर शिलान्यास कांग्रेस सरकार में हुआ था तो बाद में सरकार क्यों गिराई गई, इसका जवाब जनता को दिया जाए। वहीं रोडवेज और भोगपुर डैम मामले पर भी चौहान ने पूर्व विधायक के आरोपों को खारिज किया और कहा, विकास रोकने की कोशिशें जनता देख रही है। उसको कौन सी जाति धर्म में रहता है वो होता है, किस मोहल्ले में रहता है वो होता है। तो अगर मेरा आदमी हुआ पहली बात तो मैं उनका जो चैलेंज है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। स्थान उनका हुआ जसपुर, जहाँ भी वो चाहें। बड़े भाई हैं, मुझसे पहले विधायक रहे हैं। उनके सवालों के जवाब मैं उनके सामने दूंगा। जो जो आरोप आपके द्वारा मुझ पर लगे, मैं उनका जवाब देने के लिए आज मैं आया और मैंने वो देने का प्रयास किया। उनका सबसे पहला जो प्रश्न मुझ पर लगा कि उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जब वो विधायक थे स्टेडियम का शिलान्यास कराया गया, रोडवेज का शिलान्यास कराया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप विधायक थे, सरकार कांग्रेस की थी, जब इतने बढ़िया काम हमारी कांग्रेस सरकार कर रही थी तो आपने उस सरकार को गिराया क्यों? इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी के काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे जसपुर का विकास हो। अगर कोई व्यक्ति, देखिए मैं कहता हूँ, मैंने ये भी कहा है कि सत्ता का कोई मंत्री, कोई विधायक अगर अच्छा काम करेगा मैं उसकी भी तारीफ करूँगा। और आप आज कह रहे हैं दूसरे दल में जाने के बाद कि ये दोनों काम स्वीकृत मैंने कराए। अगर दोनों काम स्वीकृत आपने कराए थे तो फिर ये सरकार गिराई क्यों? इसमें क्या लालच था आपका सरकार गिराने में? क्या चीज़ आपको नहीं मिली? इसका जवाब तो देना पड़ेगा जनता को कि भाई दो काम तुमने कराए और उसके बाद सरकार गिरा दी। तीसरा, उन्होंने कहा कि स्टेज में स्टे उनके चहेते का, मेरे चहेता बता दिया। जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिसको मैं पहचानता नहीं, कभी मैं मिला नहीं, कभी भीड़ भाड़ में कहीं मिला हो तो मैं जानता नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मिला नहीं हूँ ना, मुझे ये पता कि उसने स्टे क्यों लिया है। अगर वो मुझे उसका एड्रेस दें तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे किसी मिलने वाले की ज़मीन है तो मैं उससे निवेदन करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, तो मैं जाके कहूँगा कि भाई ज़मीन रोडवेज को दे, अगर रोड सरकारी ज़मीन है तो। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि भोगपुर डैम एरिया हमारे किसी गांव से जुड़ा नहीं है, ना वो रायसो गांव घोषित है। मेरा मकसद है कि हर व्यक्ति को जो इस भारत में रहता है, जो जसपुर में रहता है, उसको वो सब सुविधा मिलनी चाहिए जो निवार मंडी गाँव वाले को मिल रही है, जो पथरामपुर वाले को मिल रही है, जो बड़ियों वाले को मिल रही है, वही सुविधाएँ सब डाम क्षेत्र को मिलनी चाहिए। देखिए, उनका रायसो गाँव ना होने से उनका परिवार रजिस्टर नहीं है। आज सब जगह पेयजल की टंकी लग गई, लेकिन उनको टंकी का पानी नहीं मिला, उनको सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता। तो क्या ये चीज़ विधायक नीति से दी जा सकती है? फिर आज उनको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ जाए तो उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है सरकारी ज़मीन का कि साहब वो ये सिद्ध कर पाएँ कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। किसी को 75 साल हो गए, किसी को 55 साल हो गए, जबकि बहुत जगह ऐसी हुई है कि सरकारी ज़मीनों पर उनको रायसो गाँव घोषित किए गए। तो मेरा मकसद ये है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। हल्द्वानी में प्रभु राम की बारात निकली
तो शहर राम भक्ति में डूब गया। राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होकर रामलीला मैदान पहुंची। सजी धजी झांकियां, भजन कीर्तन और कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को दिव्य बना दिया। हजारों श्रद्धालुओं ने बारात का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया। आयोजन समिति का कहना है, इस परंपरा से समाज में भाईचारा और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का कि आपका हर कार्यक्रम में प्राचीन शिव सेवा समिति का आप सहयोग करते हैं और आज का आपके द्वारा सहयोग और पूरे जो आज भव्य देख रहे हैं, भव्य और दिव्य राम बारात, ये आप सभी के चैनलों के माध्यम से जो हमने मीडिया प्रेस करी थी उसी के माध्यम से आज इतनी प्रयास भीड़ इसमें देखने को दिखला। पूरे शहर ही नहीं, पूरे गाँववासी के राम भक्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और विभिन्न प्रांतों की झांकियां आप देख रहे होंगे। कोई हमारे पंजाब की झांकियां हैं, राजस्थान की झांकियां हैं, महाराष्ट्र का महाराज ढोल है, कमौनी की हमारा छोलिया नृत्य है, मां नंदा सुनंदा की झांकी, पूरा एक समावेश करके हम पूरे शहर का यहाँ पर चल रहे हैं और आज देख रहे हैं अद्भुत राम बारात आपको देखने को मिल रही है। जय जय श्री राम। देश को शारदीय नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा हल्द्वानी राममय दिखाई पड़ रहा है। सभी भक्तजन, सभी राम भक्त जो है, आज सभी लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। राम की बारात में सभी लोग शामिल हैं। मैं मेयर होने के नाते हल्द्वानी में सभी जो भी आगंतुक है सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। अभी आधे एक घंटे के पश्चात ये बारात जो है रामलीला ग्राउंड पहुंचेगी। हल्द्वानी वासियों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग वहां पर शीघ्रता से वहां पर पहुंचे और राम बारात का स्वागत करें। धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हल्द्वानी जो है राम जी की शादी का, उनके विवाह का गवाह रहता है। हर वर्ग का हर व्यक्ति इसमें अपना पार्टिसिपेशन, अपना योगदान देता है। जो हमारे रामपुर रोड के जो भाई लोग जो इसको करवाते हैं उन लोगों का बड़ा योगदान, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका इससे जुड़ कर करके अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने में नई पीढ़ी का जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। यहाँ वो सबको इकट्ठा करते हैं इस राम बारात के लिए। अनोखी है, अद्भुत है हल्द्वानी की राम बारात। जिस शोभा के साथ इस यात्रा को निकाला जा रहा है वाकई में अविस्मरणीय है। मैं हल्द्वानी वासियों को विशेष बधाई देता हूं कि भगवान श्री राम की भक्ति में हम सब विलीन हो गए हैं और आज जो राम बारात निकली है इस बात का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। हर धर्म जाति का व्यक्ति आपको यहाँ पे दिखेगा और ये हल्द्वानी की और हमारे प्रदेश में देश की खासियत है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ इस भाईचारे को हमेशा बना के रखें। पर आप देख रहे हैं कि हम लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सारे धर्मों के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं इस अवसर पर सभी लोग राम भक्तों को राम बारात की विशेष बधाई देना चाहूंगा। ये हल्द्वानी हमारा गंगा जमुनी तहजीब का एक हिस्सा है और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे बरकरार रहे। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में राम बारात में लोग शिरकत कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विशेष बधाई। सुंदर दिव्य भव्य तरीके से आज राम जी की बारात निकल रही है जो हल्द्वानी की प्राचीन रामलीला है। तो आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, राम भक्त प्रेमी। तो बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। काफी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं और कई तरह की यहाँ पर झांकियां भी निकाली जा रही हैं। तो मैं सभी हल्द्वानी वासियों को इस राम विवाह की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और आज नवदुर्गों का भी आगमन हो गया है, नवरात्रि की भी सभी को ढेर सारी बधाई। हर साल लोगों को इंतजार रहता है इस दिन का और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी झांकियाँ इसमें आई हैं। आप देख सकते हैं कि एक तो राजस्थानी डांस आया है, दूसरा पहाड़ की हमारी उत्तराखंड की झांकियाँ इसमें प्रस्तुत रहती है। हमेशा इस बार उसकी संख्या 2 हुई है, जिसमें एक में डोली का उसमें आकर्षण का केंद्र रही है और दूसरा नृत्य है। तो कहीं ना कहीं मतलब हमेशा ये उत्साहवर्धक लोगों में भरा रहता है और हमेशा झांकी भावपूर्ण रहती है उस समय और हमें भी सहयोग मिलता है। और मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि भगवान राम जी की कृपा हमेशा लोगों के संग बनी रहे। लालकुआं में प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को कोतवाली में रखकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपी महिला पटवारी की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है मृतक के सुसाइड नोट में पटवारी पूजा रानी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। स्थिति बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 3 घंटे तक चला हंगामा पुलिस द्वारा पटवारी को हिरासत में लेने के बाद शांत हुआ।
एक सूचना हमें कोतवाली में प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा जहर का सेवन किया गया है, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई बरेली में हॉस्पिटल में, और उसके पास एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। तो इस पे अभी जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके द्वारा हमें तहरीर दे दी गई है और इस पे हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत हमारे द्वारा इस पर तत्काल जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। हमें इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें यहाँ पे एक पटवारी है, उनको ये नाम उनका नाम आ रहा है, उनको नामजद किया गया है। तो इसमें जो भी आगे जांच की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधायक जी आए हुए हैं, उनके द्वारा जो भी जो मृतक हैं उनकी फैमिली की तरफ से बातें की बताया जा रहा है, तो उनकी बात हमारे द्वारा सुनी गई है। इसमें जो भी जिसको नामजद किया गया उनसे हमारे द्वारा पूछताछ की जाएगी और जो भी चीज आगे निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कहा कि जो अभी पटवारी है जो नामजद की गई है उनसे हमारे द्वारा पूछताछ की जाएगी और अगर उसमें जो भी चीजें जो तथ्य बताए जा रहे हैं वो सच होते हैं तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुख का विषय है कि आज हमने एक अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है, क्योंकि ये जो महेश चंद्र जोशी जी थे मेरे भाई के ससुर जी थे और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और लोगों के सुख दुख में लगे रहते थे। और बहुत दुख का विषय है कि इन्होंने यहाँ पर इन्हें सल्फास खा के यहाँ पर आत्महत्या करना पड़ा। इसका मेन कारण यहाँ की पटवारी है पूजा रानी, क्योंकि सुसाइड नोट में भी यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने लिखा है कि मैं इस पूजा रानी से बहुत परेशान हो गया था, इसने मुझे बहुत मेरा उत्पीड़न किया था, इसके कारण मैं यहाँ पर अपनी जहर खा रहा हूँ और मुझे इसमें न्याय देना। तो आज हम यहाँ पर बॉडी को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं। समस्त पुलिस प्रशासन यहाँ पर बैठा है, आया हुआ है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें तुरंत संज्ञान लें, क्योंकि इसमें निष्पक्ष जांच हो। जिस तरीके से पटवारी ने यहाँ पर उन्हें ऐसा दहशत में डाल के उन्हें यहाँ पर उनको आत्मदाह करने में मजबूर किया है, क्योंकि मुझे जितना मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर तहसील में इस तरीके का काम होता है। अगर छोटा कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है काम करने के लिए तो बगैर पैसों के यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, तो बड़े बड़े पैसे यहाँ पर मांगे जाते हैं जो गरीब आदमी नहीं दे पाता। तो इसी कारण ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो ये कदम पूजा रानी की वजह से उठाया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तुरंत उसको गिरफ्तार करें और इसको सस्पेंड करें और ऐसी इससे सजा मिले कि आगे कोई भी अधिकारी ऐसा काम करने से डरे। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार से कि जरूर सरकार इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें जरूर वो इस पर संज्ञान मिलेंगे, क्योंकि उनके नॉलेज में भी ये बात आ चुकी है। जल्दी इसमें संज्ञान मिलेंगे, मुझे तुरंत भरोसा है कि इसमें जल्दी गिरफ्तारी होगी। देखिए, एक प्रकरण यहाँ दुखद घटना घटित हुई है और जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उन्होंने अपने सुसाइड नोट में एक जो हमारी लेखपाल है उस पर एलिगेशन लगाए हैं। तो तहरीर भी आ गई है और एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और उसको हमने सूचना भी दे दी है और पुलिस को भी बता दिया है कि वो थाना पहुंचे, चाहे यहाँ पे आए चाहे जो हमारी कोतवाली जो हल्द्वानी है पूछताछ के लिए, तो उनको सूचना दे दी है। हमने जो एसडीएम जो आपका काला डूंगी है उसको लगा दिया है, मेरे ख्याल से न्यायिक है वो जो रेखा कोहली है, उनको लगा दिया है कि उनसे एक बार संपर्क कर लें और उनको भी सूचना दे दी है, संबंधित लेखपाल को भी सूचना दे दी है। जो प्रोसीजर है उसमें तत्काल प्रभाव से उनको अटैच कर दिया है और एक जांच कमेटी बनेगी और अगर जांच में कुछ भी निकलता है, अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। देखिए, हमारे जो क्षेत्र के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है महेश चंद्र जोशी, उनके मतलब वो लगातार तहसील में उनका आना जाना रहता था। कभी जमीनों के मामले में तो वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण का एक मामला था जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में थे और जो सुनने में आया है और जो उनके सुसाइड नोट में स्पष्ट है कि वहाँ की जो पटवारी है वो उनसे वो मानसिक दबाव में थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ पैसों के लेन देन को लेकर भी कुछ विवाद था उनके बीच में और वहाँ जो सुनने में आया है कि 10 बजे से उन्होंने 20 तारीख को जहर खाया और 10 से 5 बजे तक वो वहीं तहसील के परिसर में पड़े रहे। बड़ा अमानवीय व्यवहार सोचने का विषय है कि 10 से लेकर 5 बजे तक एक व्यक्ति जहर खा के तहसील परिसर में पड़ा है और तहसील परिसर के अंदर उसको कोई उठाने वाला नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। हम इसमें जो है मुकदमा तो यहाँ हम लोग दर्ज करा ही रहे हैं और इसकी एक विशेष इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं कि कैसे एक आदमी तहसील के अंदर जहर खा के 10 से 5 बजे तक पड़ा था और उसको उठाने के लिए किसी ने जहमत नहीं उठाई। तो वो उस दौरान वहां पर जो मौजूद लोग थे उन पर भी हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस पे एक निष्पक्ष एक जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ खटीमा नागरिक चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाइयां प्रदान की गई। यह शिविर प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने बताया,
इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को सहायता यंत्र भी प्रदान किए गए। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, शिविर में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क कराई गई और अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। कुछ हमारे बच्चों के लिए इंजेक्शन लगता है, उसका अलग अलग बना हुआ है और जो एक्टिव है वो हमारे देश के यशस्वी आदरणीय सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे पखवाड़ा के तहत आज सेवा पर्व के रूप में मनाए जा रहे सारे कार्यक्रम जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निरंतर चल रहे हैं। प्रत्येक दिन कार्यक्रम थे और आज हमारे इस नागरिक अस्पताल खटीमा में हमारे इसमें स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार के रूप में आज का कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी यहाँ क्षेत्रवासी और सभी यहाँ ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे स्वास्थ्य में हमारे यहाँ पे जो टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए और अन्य में भी हमारे यहाँ कुछ हमारे यहाँ जो अभी सुन नहीं पाते कुछ इम्प्लीमेंट कुछ हमारे जो पैर से कमज़ोर हैं उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जिसका वितरण किया जाएगा। ये जो स्वास्थ्य पर्व स्वस्थ नारी सशक्त परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके द्वारा उनकी सोच के द्वारा इस तरह के हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं और इन हेल्थ कैंप में हर ब्लॉक में एक कैंप लगना था, हमने हर ब्लॉक में 2 कैंप लगाए जिसमें कि सारी सुविधाएं, सारे स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़, सारी एनसीडी की जांचें जिसके अंतर्गत आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और प्रेग्नेंट लेडीज़ एएनसी हैं उनकी पूरी जांच निःशुल्क पूरी है। इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनवाए जा रहे हैं जो कि दिव्यांगजन जितने भी हैं उनके सभी के कवर हो जाए, सभी के प्रमाण पत्र बन जाए, इसके लिए इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। तो आज दिव्यांगों को इसमें व्हील चेयर दी गई हैं और इसके अलावा फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं। अगर दवाई की कमी हॉस्पिटल में रहती है तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ ले सकते हैं, वो फ्री में दी जाएंगी, उनका पेमेंट हमारी तरफ से किया जाएगा। और भी जितनी भी बीमारी जो भी समस्या हेल्थ से रिलेटेड है उन सारी समस्याओं का निराकरण यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे हमने डाइटिशियन को भी बैठा रहा है और वो अपना किसी को डाइट चार्ट बनवाना है तो नीचे बैठी हुई हैं, आप मिलके अपना डाइट प्लान भी बना सकते हैं। जो डायबिटीज़ के केसेस हैं, जो बच्चे माल नरिश्ड बच्चे हैं, वो सारा न बना सकते हैं। उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस की पूरी जांच है और निःशुल्क दवाई दी जा रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड डोनेट करें और जो डोनेट नहीं करना चाहते हैं तो वो रक्त कोष साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ से नंबर किसी को ज़रूरत हो लेके उनको फ़ोन करके वो अगर ब्लड देना चाहें तो ब्लड दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हैं और हम चाहेंगे कि हमारे सारे कैंप सक्सेसफुल रहें। इसके अलावा हमने सब सेंटर पर, हमने पीएचसी पर, सीएचसी पर, एसडीएच पर रेगुलर हेल्थ कैंप की तरह काम करेंगे और जिससे कि हमारे अधिक से अधिक हम पब्लिक को सहायता प्रदान कर सकें, स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नेम सर आपका? के अग्रवाल, सीएम उधम सिंह नगर। थैंक यू सर। लोहाघाट के गोरखा नगर में सोमवार शाम 25वां मां दुर्गा महोत्सव दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया। महोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू सार्की व कार्यकारी अध्यक्ष शेखर गोरखा के नेतृत्व में ढोल नगाड़े और नन्हे छोलिया कलाकारों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। छात्राओं के द्वारा मां दुर्गा की प्रस्तुति और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। विधायक अधिकारी ने कहा कि गोरखा नगर के युवाओं की मेहनत और मां दुर्गा की कृपा से महोत्सव भव्य रूप ले चुका है। उन्होंने बहुउद्देशीय भवन निर्माण का भी आश्वासन दिया ताकि भविष्य में महोत्सव और अन्य कार्यक्रम आसानी से आयोजित किए जा सकें।
ये ऐसा कोई सहयोग की बात नहीं है। मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा यहाँ के युवा साथियों को और इनकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके देखो अपना तो ये माँ से वरदान मांग ही रहे हैं और हम लोगों को भी कृतार्थ करने का मौका दे दिया। इसके लिए मैं पूरा इनको बधाई दूंगा। और दूसरा, जैसे कि अभी आपने कहा, वास्तविकता है। देखिए, एक भवन की बात है कि मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ पर बहुउद्देशीय भवन की बात गोरखानगर के लिए की गई थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, और उसमें भी आज तक 2 साल तक कोई कदम न उठाना। ये बस बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार का भेदभाव एक ही प्रदेश में लोगों के साथ हो रहा है। हम तो कहेंगे कि भाई, जब इस लोहाघाट नगर में, पूरे नगर में इतने सरकारी भवनों का निर्माण हो चुका है, आप विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर सरकारी भवनों को देखिए तो शायद वो भी नजुल भूमि होगी। और यहाँ पर भी नजुल भूमि है, जिसको 3 साल से लटकाया जा रहा है कि भाई नहीं ये तो भूमि का नहीं है, हम आपका भवन नहीं बना सकते। तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिलाधिकारी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई कर इसका निराकरण करें और इसकी सुविधा हमारे लोहाघाट के गोरखानगर वासियों को दें, क्योंकि जिस मनोभाव से, जिस दिल से इस हमारी संस्कृति की धरोहर को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, यह सराहनीय है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग सहयोग करें और प्रशासन भी इसमें सहयोग करे, ताकि हमारा ये कार्यक्रम भव्य रूप में आ सके। धन्यवाद। आगामी 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन के साथ गोष्ठी की। सीओ रानीखेत विमल प्रसाद, कोतवाल रानीखेत अशोक कुमार धनखड़ और कोतवाल अल्मोड़ा योगेश चंद उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से किए जाएंगे। छात्र छात्राओं से अपील की गई है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें और किसी भी अफवाह में न आए। पुलिस ने चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ और पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने आरोप लगाया कि धामी सरकार युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है और पेपर लीक रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए, भाजपा ने कभी भी रोजगार देने का काम नहीं किया। रोजगार के नाम पर लोगों से छलावा किया। इनके जो आका हैं मोदी जी, वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आए थे और क्या हासिल हुआ सबके सामने। वही हाल उत्तराखंड का है, क्योंकि उत्तराखंड में धामी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। यहाँ भी बड़े बड़े नकल विरोधी कानून आए, बड़े बड़े कानून लेकर आए, लेकिन हश्र क्या हुआ सबका? सब धराशायी हो गए। क्योंकि भाजपा का जो स्कैंडल है, जो इनके अंदर उस स्कैंडल को, उस सिंडिकेट को धामी जी कभी तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी कमान दिल्ली से संचालित होती है। जो दिल्ली से संचालित होता हो उसको प्रदेश को कैसे करेगा? और धामी जी खुद उसमें शामिल है, उनके आका, उनके मंत्री उसमें शामिल है। हाकम सिंह कौन है? कौन है हाकम सिंह? भाजपा का नेता है। तो हालात है यूके SSC जो पेपर लीक हुआ, इसने पूरे प्रदेश को, पूरे देश में शर्मसार किया है। देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है कि देवभूमि उत्तराखंड में नौकरी बेची जा रही है, नौकरियों का सौदा हो रहा है। गरीब जो ऊर्जावान, जो योग्य परीक्षार्थी हैं, वो बेचारे ठगे महसूस कर रहे हैं। उनका कहीं नंबर नहीं आ रहा, उन्हें पता ही नहीं लग रहा तो उनके साथ हो क्या रहा है। तो हालात ये हैं कि पूरा प्रदेश जो है घोटालों की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और आज पूरे प्रदेश में हाहाकार है, पूरे प्रदेश में हाहाकार है और धामी सरकार अपने में मस्त है। कोई मतलब नहीं जनता के सरोकारों से, मुद्दों से, परेशानियों से। सिर्फ है तो हिंदू मुस्लिम करके, लव जिहाद करके, लैंड जिहाद की बात करके लोगों को बरगलाना, लोगों के अंदर नफरत की जो है घी डालना, बस ये काम हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार, सब धामी धामी कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो रोक नहीं पा रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन के लोग हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, इन्वॉल्व है। साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की बात करने वाली ये सरकार लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और हाकिम सिंह जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें शामिल हैं। अभी फिर से पेपर लीक हुआ है और जो युवा 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करके तैयारी करते हैं उज्जवल भविष्य के लिए, आज उनके साथ फिर खिलवाड़ हुआ है, धोखा हुआ है। चाहे धामी सरकार जनता को गुमराह करने के लिए कानून तो बना ले, लेकिन उस कानून का भय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़ा अभियान के तहत जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंच रही है। 22 सितंबर से अब तक 9 ब्लॉकों में 4,995 स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, जिसमें 61,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया, सभी जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि अस्पताल में दवा उपलब्ध ना हो तो उसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मुफ्त में दिलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और परिवार के हर सदस्य को समय पर उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मैंने साथ में ठीक है आराम से बोला भैया, जिसके अंतर्गत हमने 9 ब्लॉक्स में
18 स्पेशलाइज्ड कैंप लगाए हैं। अब तक हमारे PSC आर्म सेंटर्स पर मिला के टोटल कैंप 495 लग चुके हैं और टोटल जो हमारा फुटफॉल रहा है 61,054 का रहा। हमारे यहाँ हाइपरटेंशन NCD में आता है जिसकी स्क्रीनिंग में 32,941 और आपका डायबिटीज की जो स्क्रीनिंग हुई है 33,250 की हुई है। बाकी सर्वाइकल कैंसर की 3,044 की, ब्रेस्ट कैंसर की आपकी 9,395 की स्क्रीनिंग हुई है। इसके अलावा इसमें TB के केसेस देखे गए हैं, इनकी संख्या लगभग 4,000 के लगभग है और दिव्यांग जनों के सभी दिव्यांगजन जितने भी कैंप में आए हैं उनके प्रमाण पत्र बनाए गए। सभी जगह उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है और कानों के जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए आपके जो मशीन होती है सुनने के लिए वो भी वितरित की गई है। इसके बाद उसमें हमने जो माल नरिश चिल्ड्रंस होते हैं, डायबिटीज़ के लोग हैं, उसमें हमने डाइटिशियन की व्यवस्था की है जिसके द्वारा डाइट चार्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह से हम पूरे शिविरों को देखें, उसमें पूरी जांचें फ्री की जा रही हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड जांच हो, चाहे किडनी से रिलेटेड जांच हो, सारी जांचें फ्री हैं। सारी दवाइयों का वितरण फ्री किया जा रहा है। अगर कोई दवाई कैंप में नहीं है तो कमी पड़ती है दवाई की, वैसे कमी नहीं पड़ रही है। अगर 1% कमी पड़ती है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई ली जा सकती है जिसका पेमेंट CMO ऑफिस के द्वारा किया जाएगा और हम आशा करते हैं कि हमारे कैंप भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर खटीमा में कांग्रेसियों और बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक भुवन चंद कापड़ी और छात्रों ने मिलकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और SDM कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नकल माफिया पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने भर्ती परीक्षा रद्द करने और मामले की CBI जांच की मांग की है। SDM तुषार सैनी ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन राज्यपाल को भेज दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। भाजपा सरकार नहीं चलेगी। से पेपर लीक हो गया है। पूरे प्रदेश में छात्र और युवा सड़कों पर आ गए हैं। पेपर बंटते ही 35 मिनट बाद पेपर का सार्वजनिक हो जाना UKSSC और सरकार के नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो बेरोजगार छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। बेरोजगार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए नकल विरोधी कानून को लाया गया और आज ये स्पष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नकल हुई है, ये जो पेपर चोरी हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, इसको भी शासन प्रशासन ने नहीं, छात्रों ने ही सार्वजनिक किया है। तो आज सारे प्रदेश में छात्र सड़कों पर है। छात्रों की मांग है कि पेपर चोर, गद्दी चोर और जो है पेपर को री एग्जाम कराया जाए और पूरी दुरुस्त व्यवस्था के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करता है युवा, 18-18 घंटे पढ़ता है, उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई उनके पीछे लगाते हैं और उस कमाई से वो अपना और अपने माँ बाप का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन जब पेपर होता है तो पता चलता है कि पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड का मेहनतकश बेरोजगार युवा बुरी तरह से आहत है। उनका सरकार में से और UKSSC में से भरोसा उठ गया है। इसलिए पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने जैमर लगा दिए हैं और सारी व्यवस्था दुरुस्त है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो कैसे 3 पन्ने जैमर के बीच, कैसे 3 पन्ने स्क्रीनशॉट लेकर कैसे व्हाट्सएप हो गए, कैसे चले गए? ये सिर्फ लीपापोती की बात है।
पहले एक दिन पहले हाकम सिंह को पकड़ते हैं, हाकम सिंह को पहले क्यों नहीं पकड़ते? क्यों ये सब लोग जो भी नकल माफिया थे कमजोर पैरवी के कारण सरकार से छूट कर बाहर आ गए, जेल से कैसे बाहर आ गए? तो साफ साफ सफेद पोशों की संलिप्तता दिखाई देती है, सरकार का संघर्ष दिखाई देता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये पेपर लीक है। छात्रों द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे। पेपर हुआ था पटवारी की परीक्षा ना उत्तराखंड में, और अब उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है जब पेपर शुरू हुआ 11 बजे, तो 11:35 में पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा? और अभी सरकार ने कानून बनाया था नकल विरोधी कानून, तो हमें ये निश्चिंत है हम लोग कि पेपर अब लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया तो ये बच्चे जो आए हुए हैं है ना, सैकड़ों की संख्या में, इन बच्चों के लिए कौन सोचेगा? हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो और आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें सीबीआई जांच होने के बाद में ही एग्जाम कराए जाएं। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई उसमें हाकम सिंह का नाम आ रहा है कि उसने पेपर लीक कराया है, तो ऐसे भरोसा किस पे करेगा सर युवा हमारा, है ना? और तैयारी किस चीज़ की करेगा? इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आयोग में जांच कराया जाए और जो भी इसमें शामिल है उन सब की जांच कराने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात ही ये पटवारी का एग्जाम फिर से कराया जाए। हम चाहते हैं कि री एग्जाम हो पटवारी का और आगे इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यहाँ समस्त खटीमा की कोचिंग और लाइब्रेरी के टीचर्स यहाँ पे आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, यहाँ गर्मी में यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, इनके हित के लिए कौन सोचेगा? तो हम लोगों के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके लिए री एग्जाम कराए और हो सके तो सीबीआई जांच की जाए, वरना फिर ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। धन्यवाद। हाकम सिंह का मामला पहले भी आ चुका है और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, ऑडियो भी वायरल हो रही थी कि हम 15-15 लाख रुपए में पेपर जो बेच रहे हैं, पहले हम 12 लाख रुपए में बेचते थे, अब 15 लाख रुपए, अब रेट बढ़ चुका है हमारा, ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है। तो इसके पीछे किसका हाथ है ये समझ नहीं आता। फिलहाल एक आदमी तो नहीं होगा इसमें, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन ये जो है जांच का विषय है। तो निवेदन आप लोगों से यही है, इसका जांच कराया जाए जल्द से। क्लासेस खटीमा कोचिंग सेंटर से। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और रानीखेत रोड पर पुतला दहन भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा, पेपर लीक का मामला सरकार की नाकामी को दिखाता है। रोजगार देने में असफल सरकार जब बेरोजगार युवाओं का हक भी छीन रही है। रावत ने आरोप लगाया है कि प्रदेश भर में पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है और कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। देश में पेपर लीक के मामले में सबसे खतरनाक कानून बनाने का दावा करने वाली बेशर्म निर्लज्ज भाजपा सरकार के राज्य में उत्तराखंड में फिर से SSC एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, जो अपने आप में शर्मनाक है। और उसमें फिर से वही हाकम सिंह का जो है लिंक जो है सामने आया है। तो ये इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है और ये तथ्य है कि ये सरकार अपने लोगों के अलावा किसी को नौकरी पे नहीं रखना चाहती। बेरोजगारों से फॉर्म फीस के नाम पे, दूसरे खर्चों के नाम से उनसे खर्चे कराए जा रहे हैं और लेकिन पेपर होते समय पेपर लीक हो जाता है, उसके नतीजे नहीं आते हैं। ये इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है। पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस जो है, कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस पर जो है प्रदर्शन कर रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चोर बन करके रह गई है, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे वो पेपर चोरी का मामला हो, चाहे वो टैक्स चोरी का मामला हो। 28% GST को मास्टर स्टॉक बताने वाली बीजेपी 8 साल तक लोगों को लूटने के बाद अब कह रही है हमने GST कम कर दी। तो ये इनके वो आपके जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। ये लोगों को रोज़गार नहीं देना चाहते, महंगाई कम नहीं करना चाहते। इनके जितने वादे थे सारे फेल हो गए। इसलिए देश में चारों तरफ आज मांग उठ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। और कल से उत्तराखंड में ये नारा गूंज रहा है, पेपर चोर गद्दी छोड़।
हल्द्वानी तहसील में मंगलवार को निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। तहसीलदार से लेकर पटवारी तक किसी के पास भी लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं थी। पार्किंग व्यवस्था, गंदगी और शौचालयों की खराब हालत देखकर कमिश्नर ने नाराजगी जताई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। कोर्ट रूम में लंबित मामलों व बकायेदारों की जानकारी न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। कमिश्नर ने साफ कहा, 3 माह के भीतर सभी लंबित प्रकरण निपटाए जाएं, वरना जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या नाम है निरीक्षक का? केस 3 से 9 140 कितने मामले लंबित हैं? जाती होगी। ऐसा है तो फिर आप लोग मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं? देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है, और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे आम पब्लिक का रोज़ वास्ता पड़ता है। इसकी समय समय पे चेकिंग होनी आवश्यक है, और यहाँ की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। अनावश्यक विलम्ब कहीं पे नहीं होना चाहिए। एक जो यहाँ पे ठीक स्टेटस था वो वसूली का था, जो कि संतोषजनक पाई गई, और जो म्यूटेशन केसेस के मामले हैं उसमें कुछ खामियां हैं। जैसे एक तो नोटशीट में नहीं लिखा जा रहा है कि पत्रावली वर्तमान में चल रही है, क्यों चल रही है, लेकिन ओवरऑल निस्तारण ठीक है। जो 3 साल से पुराने मामले 5 हैं, तो उसमें निर्देश दिए गए यहाँ पे तहसीलदार हल्द्वानी को कि अगले 3 महीने में उनको छोटी डेट देते हुए डिसाइड करें। एक और गंभीर मामला जो यहाँ पे कुछ सम्मानित अधिवक्तागण मुझे मिले थे, उनके द्वारा कहा गया कि बहुत से मामले ऐसे एसडीएम कोर्ट के हैं 176 के, क्योंकि बंटवारे के मामले होते हैं, जिसमें कि कुर्रे बनाने के आदेश बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तो उसमें एसडीएम हल्द्वानी को आज मैं रिटर्न में डायरेक्शंस दे रहा हूँ, और इसमें एसडीएम न्यायिक जो कि लाल कुआं की एसडीएम अभी हैं, उनको भी निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी मामले जहाँ पे कुर्रे बनाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उसके बावजूद कुर्रे नहीं बनाए गए हैं, उनकी सूची शनिवार को लेके मुझे दिखाएं, और इसमें अगर कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अब तो जो वर्तमान तहसील है इसको तो शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, और एक बहुत ही मॉडर्न रूम हम लोग बनाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है। तो उसकी डीपीआर इसकी एडीबी की ओर से हो गई है, टेंडर्स भी हुए हैं, कार्रवाई गतिमान है। चंपावत में भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सैकड़ों युवाओं ने बस स्टेशन से डीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। युवाओं ने मुख्यमंत्री व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने व सीबीआई जांच तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज युवा बहुत दुखी भी था और आक्रोशित भी था, और हो भी क्यों ना। आज एक परीक्षा और ज्ञान ऐसी चीज़ थी जिसके बल पर गरीब का बच्चा, जिसके बल पर कोई भी बच्चा अपना भविष्य बना सकता था, उस परीक्षा को इन्होंने बेच दिया। आज सभी लोग सड़कों पर, सरकार की नाकामियों के कारण सड़कों पर उतरना पड़ा युवाओं को। और इसमें सबसे मुख्य बिंदु 2-3 और निकल के आए कि वर्दीधारी में आयु सीमा बढ़ाई जाए। जो वर्दीधारी परीक्षाएं हैं उसमें आयु सीमा बढ़ाई जाए, उसमें आपका आरक्षण को कम किया जाए। दूसरा क्या था, यूकेएसएससी के लिए बच्चों का एक निवेदन था सरकार से, अभी निवेदन कर रहे हैं, ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा यदि नहीं माना गया तो। उसके री एग्ज़ाम हो, उसकी नियमावली में परिवर्तन हो, और जो नकल विरोधी कानून बना उसको सख्ती से उसको सरकार अपना उसको सख्ती करे। और तीसरा ये निकला कि सभी लोग आज आंदोलन एक छोटे स्तर पर मानूंगा मैं, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था। लेकिन यदि विद्यार्थियों की मांगें और सही मांगें हैं, तरीके सरकार ने नहीं मानी और इन पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रूप लेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो करीबन 250-300-400 युवा एक साथ चल रहे थे, उनकी मंशा थी कि रोड को जाम करें, लेकिन सबने सहयोग किया। धीरे धीरे जाम भी लगाया, थोड़ा बहुत
जनता को भी सहयोग किया, एम्बुलेंसों को निकलने दिया। स्टूडेंटों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनने सरकार को एक संदेश दिया कि हम एक ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिससे हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। आगे अगर आवाज़ नहीं सुनी गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को तो छोड़ दो, कुछ चीज़ों पे ठेकेदारी छोड़ दो। अगर इतना ही पैसा कमाने का शौक़ है तो सरकार छोड़ करके किसी बड़े व्यापार में लग जाओ और अपना धंधा करो, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना करो। हमारी सरकार का एक और फेलियर ऐसा है कि इन्होंने परसों आयोग का पेपर लीक करवा दिया है। एक ऐसी घटना जिसको पुनः इन्होंने आज से 2021 में पेपर लीक जो लगातार चलते आ रहा है, इन्होंने सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। लेकिन आज देखिए कि इन्हीं के 13 महीने बाद जब वो हाकिम सिंह छूटता है तो फिर पेपर लीक करवाता है। क्या सरकार की मिली भगत है या फिर दोबारा से सरकार चाहती है कि 15 लाख में पेपर बेच करके दोबारा से युवाओं को भविष्य को खराब करने का कार्य करेगी। एक ऐसी सरकार जिसने केवल और केवल भ्रष्ट लोगों को अपने साथ जोड़ के रखा है। बड़ा यहाँ के बाहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ के लोग खाना खा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज करके, लाइब्रेरी में भेज करके, कोचिंग संस्थानों में भेज करके उनकी पढ़ाई कराते हैं। लेकिन धामी सरकार फिर एक बार इन युवाओं के साथ चलने का कार्य कर रही है। बड़ा शर्म का विषय है। एक और प्राकृतिक आपदा हमारे इस पहाड़ में आ रखी है, दूसरी ओर इन्होंने मानवीय आपदा दे रखा है। बताए किस ओर चंपा जा रहा है? क्या आपका नकल विरोधी कानून सही नहीं था? क्या आपका नकल विरोधी कानून जो आपने जिसका प्रचार बड़ी जोर शोर से पूरे शहर में, कस्बों में, हर जगह चलाया, लेकिन आज इन युवाओं को छलने का कार्य धामी सरकार कर रही है। ये पूरी तरह से फेलियर है। मैं भगवान गोलजू से कहना चाहता हूँ कि इनके फेलियर को, जो इनका अत्याचार इस क्षेत्र की युवाओं पर हो रहा है, इनको न्याय हमारा गोलजू भगवान करेगा। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इन्होंने आपदा के साथ साथ प्राकृतिक और मानवीय आपदा दोनों दे रही है। ऐसी सरकार पर शर्म आनी चाहिए। और एक आयोग के इनके मृत्युलिया जी कह रहे हैं कि केवल 3 पेपर लीक हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी शैक्षिक योग्यता पर कि पेपर लीक तो लीक होता है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप उम्र सीमा की बात कर रहे हैं, आप हाइट की बात कर रहे हैं, सब फेलियर है। अगर आपने आरक्षण भी लागू करना है तो जनसंख्या के आधार पर आप आरक्षण लागू कीजिए ना। आप पर्वतीय क्षेत्र में हाइट कम करने का कार्य करिए और सीबीआई जांच कर, SIT बैठाकर जो भी पेपर लीक हो रखा है इसकी सीबीआई जांच करे। जब तक ये हाकिम सिंह जैसे अनेक हाकिम जो सब विभागों में, जब हाकिम सिंह जैसे अनेक विभागों में हाकिम सिंह होंगे, तब तक हमारे ये पेपर लीक होते रहेंगे। और हम सब लोग इस रैली के माध्यम से आपको आगाज कर देना चाहते हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ से प्रदेश देहरादून तक हम इसी जोश के साथ आपका विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में इंदिरा चौक से मेट्रो सिटी मॉल तक सड़क चौड़ीकरण का सर्वे किया गया। यह योजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस करने के उद्देश्य से की जा रही है। सर्वे में दिल्ली से आए कंसल्टेंट टीम के साथ जिला विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। सड़क चौड़ीकरण के साथ ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और साइकिलिंग ट्रैक को भी शामिल करने की चर्चा हुई। जी नमस्कार। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी हमारे को ये मैंडेट मिला था कि रुद्रपुर को जाम मुक्त कराए। इसके क्रम में हम लोग साइट पे इंस्पेक्शन किए, जिसमें PWD के पूरी तकनीकी अनुभाग, UPCL के लोग, नगर निगम के लोग और कंसल्टेंट उपस्थित थे। इस विजिट में हमने यह देखा है कि अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग रोड है वो 4 लेन है और हम प्लान कर रहे हैं कि इस 4 लेन को बढ़ा के 8 लेन करेंगे। हमारा इस रोड के दोनों तरफ ड्रेन बनाए जाएंगे, अच्छी लाइटिंग की जाएगी, रोड स्केपिंग की जाएगी और जहाँ जहाँ पे एरिया हमें मिलेगा वहाँ पे हम साइकिल ट्रैक भी बनाएंगे। जितने हमारे जंक्शंस हैं जैसे DD चौक, गाबा चौक, इंदिरा चौक, उसका जंक्शन इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी क्रम में विजिट किया गया। अभी हमारा प्रथम फेज का काम चल रहा है, जो आप देख सकते हैं इंदिरा चौक से DD चौक तक। इसको हम प्लान कर रहे हैं कि आगामी 8 महीने में कंप्लीट कर लें और जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके चरण फेज 2 में हम एंटर करेंगे।
तो लगभग 1 से 1.5 साल का समय आप मान सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में टोटल लगेगा।